हेलो गाइस, वेलकम टू द जर्नी ऑफ वाइब एंड विजन्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एन अपडेट। आज हम रिच डैड पुअर डैड की एनलाइटनिंग वर्ल्ड में जाने वाले हैं। एक ऐसी बुक जो मनी और सक्सेस के बारे में हमारी समझ को नया रूप देती है। एक साथ हम पावरफुल लेसन्स का पता लगाएंगे जो न सिर्फ हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सिखाते हैं बल्कि हमें फाइनेंस के बारे में अलग तरह से सोचने के लिए भी इंस्पायर करते हैं। सो फाइंड अ कंफी स्पॉट और वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। यू वॉन्ट वांट टू मिस दीज इनसाइट्स दैट कुड चेंज योर फाइनेंशियल फ्यूचर। चलो शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड के ऑथर, गरीब पिता। उनके जीवन में दो मेन इन्फ्लुएंसर्स पिता थे। गरीब पिता कियोसाकी के बायोलॉजिकल फादर थे, एक ऐसे एडमी जो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट और बहुत अच्छी तरह से एजुकेटेड थे। पुअर डैड कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने और अच्छे नंबर्स हासिल, फिर अच्छी सैलरी वाली जॉब ढूंढने में विश्वास करते थे। फिर भी इन पॉजिटिव फीचर्स के बावजूद पुअर डैड ने फाइनेंशियली अच्छा मैनिफेस्ट नहीं किया। रिच डैड कियोसाकी के सबसे अच्छे दोस्त के फादर थे। उनके पास कियोसाकी के रियल फादर के समान वर्क एथिक्स थी, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। रिच डैड फाइनेंशियल एजुकेशन में विश्वास करते थे, यह सीखना कि पैसा कैसे काम करता है और यह समझना कि पैसा आपके लिए कैसे काम करता है। हालांकि वे 8th स्टैंडर्ड के ड्रॉप आउट थे, लेकिन रिच डैड फाइनली उनके लिए काम करने के लिए पैसे की पावर लगाकर करोड़पति बन गए। यह बुक कियोसाकी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है कि कैसे रिच डैड पैसे कमाने के बारे में गए और पुअर डैड ने जो गलतियां की। रिच डैड पुअर डैड के पहले 6 चैप्टर बुक का लगभग 2/3 हिस्सा बनाते हैं और उन 6 लेसन्स पर डिस्कशन करते हैं जो कियोसाकी ने अपने रिच डैड से सीखा था। चैप्टर 1, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। अक्सर लोग इस चैप्टर के टाइटल को गलत समझते हैं और गलती से मानते हैं कि इसका मतलब है कि अमीर काम नहीं करते हैं। रियलिटी में पूरी तरह से ओपोज्ड है। चैप्टर के टाइटल को अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते के रूप में पढ़ने के बजाय कियोसाकी के कहने का मतलब है कि अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। अटेंशन दें कि पैसा शब्द पर जोर देने से यह सेक्शन पूरी तरह से अलग मीनिंग लेता है। सच्चाई ये है कि ज्यादा अमीर लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वे इसे ज्यादा तार लोगों की कंपैरिजन में अलग तरीके से करते हैं। अमीर लोग और जो लोग अमीर बनना चाहते हैं काम करते हैं और हर दिन सीखते हैं कि उनके लिए काम करने के लिए पैसे कैसे लगाए जाएं। जैसा कि रिच डैड कहते हैं, गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के पास उनके लिए पैसे का काम है। कियोसाकी ने यह भी नोट किया कि रेगुलर जॉब करना मनी और फाइनेंशियल फ्रीडम पैदा करने की लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम या चैलेंज का एक शॉर्ट सॉल्यूशन है। यह वह डर है जो ज्यादातर लोगों को जॉब पर काम करने के लिए मजबूर करता है। अपने बिल्स पे नहीं करने का डर, जॉब से निकाले जाने का डर, इनफ मनी नहीं होने का डर और फिर से काम शुरू करने का डर। यह एक ए प्रोफेशन या ट्रेड सीखने के लिए स्टडी करने और फिर पैसे के लिए काम करने की कीमत है। ज्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर अपने मालिक पर गुस्सा हो जाते हैं। चैप्टर 2, क्यू, व्हाई इज फाइनेंशियल लिटरेसी टॉट। रिच डैड पुअर डैड का सेकंड चैप्टर एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बीच के डिफरेंस को बताता है। चैप्टर 2 इस बात पर जोर देता है कि यह इस बारे में नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप कितना पैसा रखते हैं। एक एसेट एक ऐसी चीज है जिसका वैल्यू होता है, जो रेवेन्यू पैदा करता है या अप्रिसिएशन करता है, और एक ऐसा मार्केट होता है जहां एसेट को आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है। एसेट्स रेवेन्यू का प्रोडक्शन करती हैं, एसेट्स अप्रिशिएट करती हैं, एसेट्स दोनों करती हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी,
लायबिलिटीज उनसे जुड़ी टैक्सेस के कारण आपकी जेब से पैसा निकाल लेती हैं। जब रिच डैड पुअर डैड पहली बार 1997 में पब्लिश हुआ था, तो कियोसाकी ने इस स्टेटमेंट के साथ बहुत कंट्रोवर्सी पैदा किया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एक पर्सनल रेजिडेंस एक प्रॉपर्टी नहीं है जब तक कि यह ओनरशिप की कॉस्ट की भरपाई करने के लिए काफी नहीं है। दूसरी ओर, रेंटल प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी है क्योंकि यह रियल एस्टेट के ऑपरेशन और फाइनेंसिंग के खर्चों को पार करने के लिए सफिशिएंट पैसिव इनकम जनरेट कर सकती है। जैसा कि कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 2 में लिखते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स को खरीदने पर अपने एफर्ट्स को फोकस करें। जब आप रियलिटी में समझते हैं कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज और खर्चों को कम रखें, आप अपने एसेट कॉलम को गहरा करेंगे। चैप्टर 3, टेक केयर ऑफ योर ओन बिजनेस। इस चैप्टर में दो की मैसेज हैं। सबसे पहले, अपने लोन्स की पेमेंट करें और जल्द से जल्द इनकम जनरेट करने वाली एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। इसके बाद अपना समय अपनी सैलरी के बजाय खर्च करके और अपना जितना पॉसिबल हो उतना पैसा एसेट्स में इन्वेस्ट करके फाइनेंशियली स्टेबल रहें। कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 3 में लिखा है कि ज्यादा लोग अपने प्रोफेशन को अपने बिजनेस के साथ कंफ्यूज्ड करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे अपना पूरा जीवन किसी और के बिजनेस में काम करने और दूसरों को अमीर बनाने में बिताते हैं। इस सेक्शन से मेरा एक फेवरेट कोट है, मोस्ट ऑफ द पुअर एंड मिडिल क्लास रूप से कंजर्वेटिव होने का प्राइमरी रीजन यह है कि उनके पास कोई फाइनेंशियल बेस नहीं है। उन्हें अपने काम से चिपके रहना होगा और इसे सेफ रूप से खेलना होगा। वे रिस्क नहीं उठा सकते। चैप्टर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। इस चैप्टर को पढ़ते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड को एक इंस्पिरेशनल बुक के रूप में लिखा था, न कि फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट या टैक्स सलाह देने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, कियोसाकी उस समय के बारे में लिखते हैं जब उन्होंने एक पोर्शे कार खरीदा था और प्री टैक्स डॉलर का उपयोग करते हुए इसे एक कमर्शियल एक्सपेंडिचर के रूप में माना था। एक हाई एंड लग्जरी कार खरीदना जब एक बहुत कम एक्सपेंसिव मेक और मॉडल काम करेगा, एक इन्वेस्टर को आईआरएस ऑडिट के लिए तेजी से ट्रैक पर रख सकता है। लेकिन प्रोफेशन को एक तरफ रखते हुए इस चैप्टर में दिए गए पॉइंट्स पर डिस्कशन की गई है कि इन्वेस्टमेंट गेम को कैसे चालाकी से खेला जाए। अमीर लोग कंपनी की स्ट्रक्चर्स और टैक्स कोड की पावर को समझते हैं और अपने टैक्स के बर्डन को कम करने के लिए हर पॉसिबल लीगल मींस का यूज करते हैं। सी कॉर्प्स, एस कॉर्प्स और एलएलसी जैसे कॉरपोरेशंस के साथ बिजनेस के ओनर और इन्वेस्टर किस तरह टैक्स का सेटलमेंट करते हैं, इसकी कंपैरिजन करें कि ज्यादा लोग किस तरह टैक्स का सेटलमेंट करते हैं। कॉरपोरेट स्ट्रक्चर वाले बिजनेस ओनर कट एक्सपेंसेस का पेमेंट करें, कॉरपोरेशंस के लिए काम करने वाले एम्प्लॉयज कमाई करें, टैक्सेस का सेटलमेंट करें। ध्यान दें कि जो एम्प्लॉयज किसी और के लिए काम करते हैं, वे टैक्सेस के बाद अपना पैसा खर्च करते हैं, जबकि बिजनेस ओनर्स टैक्स का सेटलमेंट करने से पहले कमाते और खर्च करते हैं। बुक के चैप्टर 4 में वे उन चार मेन कंपोनेंट्स को भी शामिल किया गया है जिन्हें कियोसाकी फाइनेंशियल आईक्यू कहते हैं: अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, मार्केट लॉ एंड रेगुलेशन। जैसा कि रिच डैड पुअर डैड हमें याद दिलाते हैं, कानूनी और टैक्स बेनिफिट्स को समझना लॉन्ग टर्म मनी के कंस्ट्रक्शन में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉरपोरेशन टैक्सेस का पेमेंट करने से पहले खर्चों का सेटलमेंट कर सकता है, जबकि एक एम्प्लॉई पर पहले टैक्स लगाया जाता है और जो बचा है
उस पर खर्च का सेटलमेंट करने का अटेम्प्ट करना चाहिए। कॉरपोरेशन लिटिगेशन से लीगल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। जब कोई किसी वेल्थी पर्सन पर केस करता है तो उन्हें ऑफिसर्स लीगल प्रोटेक्शन की लेयर्स का सामना करना पड़ता है, और अक्सर पाया जाता है कि अमीर आदमी के पास वास्तव में अन्य से अपने नाम पर कुछ भी नहीं है। वे सब कुछ कंट्रोल करते हैं, लेकिन पर्सनली उनके पास कुछ भी नहीं है। चैप्टर 5, द रिच इन्वेंट मनी। वेल्थ का इन्वेंशन करने का मतलब है ऐसे अपॉर्चुनिटी या डील सर्च करना जिनके लिए अन्य लोगों के पास स्किल्स, नॉलेज एंड रिसोर्सेज या कॉन्टैक्ट नहीं है। चैप्टर 5 में रिच डैड पुअर डैड बताते हैं कि दो टाइप्स के इन्वेस्टर होते हैं। इन्वेस्टमेंट पैकेज उन लोगों द्वारा खरीदे जाते हैं जो अपना पैसा डेवलपर या फंड मैनेजर को हैंड ओवर करते हैं। यह वह तरीका है जिससे मोस्ट ऑफ द पीपल इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि ईटीएफ के शेयर खरीदना या रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग वेंचर में पैसा लगाना। द प्रोफेशनल इन्वेस्टर सेल्फ इन्वेस्टमेंट्स की देखभाल करते हैं। ऐसे डील्स सर्च करने के लिए मार्केट पर पेमेंट करते हैं जो समझ में आते हैं। फिर डे टू डे मॉनिटरिंग का मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करते हैं। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स में तीन चीजें समान हैं। उन अपॉर्चुनिटीज की पहचान करें जो दूसरे लोगों को नहीं मिले हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए फंड रेज करना दूसरे बुद्धिमान लोगों के साथ काम करें। यहां इस चैप्टर से मेरे फेवरेट क्लोजिंग आइडियाज में से एक है। कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि जहां वो हैं वहां रियल एस्टेट की डील्स नहीं हैं, लेकिन हर जगह ऐसे मेन अपॉर्चुनिटीज हैं जिन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। ज्यादातर लोग अपने सामने आने वाले अपॉर्चुनिटीज को पहचानने के लिए फाइनेंशियल रूप से ट्रेंड नहीं होते हैं। चैप्टर 6, वर्किंग टू लर्न। डोंट वर्क फॉर मनी। पुअर डैड इंटेलिजेंट और एजुकेटेड थे और पैसे के लिए काम करते थे क्योंकि नौकरी की सिक्योरिटी उनके लिए सब कुछ थी। अमीर पिता सीखने के लिए काम करके करोड़पति बन गए। जैसा कि कियोसाकी लिखते हैं, मैं यंग जनरेशन को सलाह देता हूं कि वे जो सीखेंगे उसके लिए काम की तलाश करें। जो वे कमाएंगे उससे ज्यादा किसी स्पेशल प्रोफेशन को चुनने से पहले और चूहे की दौड़ में फंसने से पहले देखें कि वे कौन से स्किल्स गेन करना चाहते हैं। वास्तव में कियोसाकी ने ठीक यही किया था। वह कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद मरीन में शामिल हो गए और लोगों में लीडरशिप करने और उनका मैनेजमेंट करने के लिए नेसेसरी प्रोफेशनल स्किल्स सीखा। अपने देश की सेवा करने के बाद कियोसाकी जेरोक्स में शामिल हो गए। कंपनी में टॉप 5 वेंडर्स में से एक बनने के लिए रिजेक्शन के अपने डर पर काबू पा लिया। फिर अपना बिजनेस बनाने के लिए कॉरपोरेट दुनिया छोड़ दी। पुअर डैड तब बिजनेस में सक्सेस के लिए नेसेसरी मैनेजमेंट स्किल्स के तालमेल पर डिस्कशन करते हैं। कैश फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम लोगों का मैनेजमेंट कंस्ट्रेंट्स पर काबू पाएं। चैप्टर 7, पुअर डैड। यह कहते हुए शुरू करते हैं कि एक रिच पर्सन और एक पुअर पर्सन के बीच प्राइमरी डिफरेंस यह है कि वे डर को मैनेज कैसे करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी उस प्रकार के डर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो कुछ लोगों को डेंटिस्ट के पास जाने या दी एग्जॉसिस्ट देखने पर होता है। बुक में फियर, पैसे खोने के डर और उस डर को कैसे संभालना है, इसके बारे में है। यह उन 5 सबसे बड़ी बैरियर्स में से एक है जिसका सामना लोग फाइनेंशियल रूप से स्टेबल होने के रास्ते में करते हैं। डर लगता है। पहली, निराशावादी आलस्य, बुरी आदतें, अहंकार, ये बाधा और उन्हें दूर करने में असफलता। यही कारण है कि जिन लोगों ने फाइनेंशियल लिटरेसी का स्टडी किया है और हासिल किया है, वे अभी भी ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप करने में इनकेपेबल हैं जो लार्ज क्वांटिटी में कैश फ्लो जनरेट करती हैं। डर लगता है। पैसा खोना जीवन में इन्वेस्टमेंट करने का एक फैक्ट है, और इसी तरह इसके साथ आने वाला डर भी है। कियोसाकी ने नोट किया कि वह कभी भी एक रिच पर्सन से नहीं मिला है
जिसने कभी पैसा नहीं खोया है, लेकिन वह बहुत सारे गरीब लोगों से मिला है जिन्होंने कभी एक पैसा नहीं खोया है, क्योंकि उन्होंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया है। 2. रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स जो केवल एक डेफिनेट थिंग पर वर्क करने का ऑप्शन चूज करते हैं, वह भेष बदलकर डर से पैरालाइज हो जाते हैं। जो लोग बड़ी तस्वीर नहीं देख सकते हैं और बड़ा नहीं सोच सकते हैं, वे ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्ट या लाइफ में लगभग कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। 3. लेजीनेस। हर किसी को डाउट होता है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है। और व्हाट इफ। खेलने के जाल में फंसना आसान है, खासकर जब फ्रेंड्स और फैमिली लगातार आपको आपकी पॉसिबल ड्रॉबैक्स की याद दिला रहे हों। 4. डिक्लाइन इन द इकोनॉमी। ब्याज रेट्स में ग्रोथ और ऑक्यूपायर द्वारा अपने रेंट का पेमेंट नहीं करने जैसी चीजें आम हैं। क्या होगा अगर का डर सभी रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को है। हालांकि ये विचार करने के लिए इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, यह इंपॉर्टेंट है कि दूसरों की क्रेजी फीलिंग को अपने कंट्रोल से आगे न जाने दें। अदरवाइज जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज आपके पास से गुजरते जाएंगे, आप स्टेडी हो सकते हैं। लेजीनेस। आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में वास्तव में उन चीजों को पूरा करने में बिजी होने को कंफ्यूज करना आसान है जो इंपॉर्टेंट हैं। रियलिटी में रिच डैड पुअर डैड के अकॉर्डिंग, बिजी पर्सन्स अक्सर सबसे आलसी होते हैं। बिजी पर्सन्स ऑफिस जल्दी पहुंचते हैं और देर से निकलते हैं। पब्लियो नाइट और वीकेंड में काम खत्म करने के लिए घर लाते हैं। इससे पहले कि वे इसे जानते, वे लोग और चीजें जो उनके लिए सबसे ज्यादा मैटर करती हैं, गायब हो गई हैं। चूहे की दौड़ के कॉल को एक्सेप्ट करने और अचीवमेंट के लिए गलती से एक्शन लेने के बजाय सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टर एक्टिव होते हैं और पहले अपना और अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखते हैं। बैड हैबिट्स बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ पीपल खुद को पेमेंट करने से पहले अपने बिल्स पे करते हैं। रिजल्ट यह है कि आमतौर पर महीने के आखिर में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत कम बचा रहता है। पहले खुद को पे करना, भले ही आपके पास ज्यादा लोगों को पे करने के लिए सफिशिएंट पैसा ना हो, आपको फाइनेंशियली और मेंटली स्ट्रांग बनाता है। एक तरह से यह ऑपोजिट साइकोलॉजी का एक रूप है। जब आप पहले खुद को पे करने की आदत एडवांस करते हैं, तो आप क्रेडिटर्स को पे करने मक काबिल नहीं होने के डर से इंस्पायर हो जाते हैं। बदले में आप इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट जैसे इनकम के अदर फॉर्म्स की तलाश शुरू करते हैं। ईगो इन्वेस्टर जानते हैं कि उन्हें क्या पैसा मिलता है, लेकिन यह वे चीजें हैं जो वे नहीं जानते हैं और नहीं जानते कि वे नहीं जानते हैं, जिससे उन्हें पैसे का नुकसान होता है। जब लोग वास्तव में ईगोइस्ट हो जाते हैं, तो वे ऑनेस्टली मानते हैं कि वे जो नहीं जानते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरों की बात सुनने के लिए खुद को ट्रेन करें, खासकर जब पैसे और इन्वेस्टमेंट की बात आती है। अगर आपको पता चलता है कि आप किसी टॉपिक के बारे में इग्नोरेंट हैं, तो खुद को एजुकेट करें या उस डोमेन में किसी एक्सपर्ट को ढूंढें। रियल एस्टेट सक्सेस के रास्ते में इन 5 सबसे बड़ी बैरियर्स को पार करने के लिए बैलेंस एंड फोकस के मिक्सचर की नीड होती है। आज दुनिया में बहुत सारे चिकन लिटिल हैं, विक्टिम मेंटालिटी वाले लोग जो अपना जीवन सिनिसिज्म और पेसिमिज्म में जीते हैं। रिच डैड पुअर डैड सलाह देते हैं कि फिल्टरिंग नेगेटिव पीपल एंड देयर फियर्स आउट ऑफ योर लाइफ, इंस्टेड कॉन्सेंट्रेट ऑन द बिग पिक्चर एंड ऑलवेज आस्क व्हाट्स इन इट फॉर मी। चैप्टर 8 में रिच डैड पुअर डैड हमें बताते हैं कि हर जगह सोना है। ज्यादातर लोग इसे देखने के लिए ट्रेंड नहीं हैं। विजन एंड क्लैरिटी की इस कमी का एक हिस्सा उस दुनिया से आता है जिसमें हम रहते हैं। हमें बहुत कम उम्र से ही ट्रेन किया जाता है कि हम किसी और के लिए हार्ड वर्क करें, जो पैसा हम कमाते हैं उसे खर्च करें, और अगर हमारी कमी हो तो अधिक उधार लें। अनफॉर्चुनेटली, जो लोग पब्लिक में से एक बनने का ऑप्शन चुनते हैं, वे कभी भी अपनी फाइनेंशियल टैलेंट डेवलप करने के लिए टाइम नहीं निकालते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एवरेज पर्सन एक वीक फील्ड में बिता सकता है और कुछ भी नहीं पा सकता है।
जबकि जिस इन्वेस्टर ने खुद को ट्रेन किया है, वह आसानी से 4 या 5 डील्स पा सकता है, जो एक ही दिन में समझ में आते हैं।